लेकिन आज देश ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है, संविधान सभा ने तो संविधान को बनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये संविधान सभा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर भी थे और अनेक लोग इस संविधान सभा में थे। सभी लोगों के सुझाव लेकर संविधान जो बना है, तो महात्मा गांधी जी ने ही ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आग्रह किया था कि संविधान का ड्राफ्ट लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर अगर दी जाएगी तो डॉक्टर अंबेडकर ये संविधान बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और वैसा वैचारिक लेवल पर महात्मा गांधी बाबा साहब का नहीं जमता था मुद्दों पर, लेकिन दोनों का मिशन एक ही था, मतलब एक ही था। तो मतलब इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट एज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अंबेडकर आप इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है, सभी का तो योगदान उसमें ही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी रात रात जाग कर 26 अलीपुर रोड जहाँ दिल्ली में है, तो वहाँ रात रात जाकर वो संविधान लिखते थे। और अपने शरीर में अनेक मतलब उनको व्याधि भी थी, लेकिन वो वहां ज्यादा ध्यान ना देकर देश की तरफ ध्यान देकर ये संविधान ऐसा बन गया है कि एक बार देश के दो टुकड़े हुए, लेकिन ये संविधान इतना मजबूत है कि अभी इस देश के टुकड़े होना बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा ही खलिस्तान का आंदोलन भी हुआ या किसानों का आंदोलन भी हुआ। हमारा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम देने का आंदोलन हमने किया, 17 साल तक हमने आंदोलन किया। आखिर में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम मिला। लेकिन यहाँ भारत का नेपाल होगा, भारत का श्रीलंका होगा, भारत का बांग्लादेश होगा, इसी तरह की भाषा कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। यह आंदोलन एक लिमिट के आगे नहीं जा सकता है। यहाँ संविधान है, कानून है, ठीक बात है, वो तो बात ही है। इसीलिए मतलब आज मैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 10 साल से मैं मंत्री हूँ, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और ये पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है। और नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ या एनडीए के साथ मैं आया हूँ। और अपने को मालूम है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली थी और सरकार बनाने के लिए 277 सीटों की आवश्यकता थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि, ऐसे अनेक पार्टियों ने उनको सपोर्ट भी किया था। और तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्थापित हुआ था और जॉर्ज फर्नांडिस उसके चेयरमैन थे। तो मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी एनडीए के साथ है। तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। एकदम सभी को न्याय देने में हम सफल हुए ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हम 12 सालों में जितना मैक्सिमम काम हो सकता है वो काम करने का प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 12 साल उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन वो 15 साल अभी पूरे करेंगे। और मतलब उसके बाद भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो निर्णय देगी वो हमको मंजूर होगा। लेकिन 2029 में जब चुनाव होगा तो जरूर जनता एनडीए को सत्ता में लाएगी, ऐसा हमको हमें पूरा विश्वास है। और चौथी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि फिजिकली वो आज भी एकदम स्ट्रांग है। तो ठीक बात है, जो भी आगे होगा हम देखेंगे। लेकिन जिस तरह देश आज इकोनॉमी में 4 नंबर पर आया है और अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है। और जब 14 में हमारी सरकार इंडिया की आई थी, तब अपने देश इकोनॉमी 10 नंबर पर थी।
अभी वो 4 नंबर पर आई है और 1-1.5 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है और अमेरिका, चाइना और उसके बाद भारत का, इंडिया का नंबर आ सकता है। ठीक बात है, उसी दिशा से हमारा काम जारी है। जिस तरह अपने को मालूम है कि हमारी सरकार आने के बाद मतलब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान, शौचालय के साथ मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए देने की एक योजना है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे 60 करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ है। 3 करोड़ जो हमारी महिलाएं है, ये महिलाएं लखपति बन चुकी है। 58 करोड़ लोग जो है ये मुद्रा योजना का उनको फायदा मिला है। 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बन चुका है और 79 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जो है निर्यात में जो एक्सपोर्ट है, ये 79 लाख करोड़ का हो गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना से अधिक बढ़ा है और रक्षा का निर्यात जो 38,400 करोड़ का हो गया है। मतलब ऐसा अनेक मुद्दों पर अपनी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, ये बहुत अच्छी तरह हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो रोड बने हैं, अनेक नए नेशनल हाईवे बने हैं और ऐसे कनेक्टिविटी से जल्दी विकास होता है। इसीलिए हमारी कोशिश जारी है और जिस तरह मैंने बोला कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये इसके 58,30 लाख 30 लाख 48,000 इतने लोगों अकाउंट खुले हैं और झारखंड में 2,56,00,000 इतने लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो इसमें तो मैंने बोला 58 करोड़ लोगों को तो उसका फायदा हुआ है, लेकिन झारखंड में 1,73,00,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की योजना है, इसमें 10 करोड़ 43 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ है, मतलब उनको गैस सिलेंडर मिले हैं और झारखंड में 39,82,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर जिस तरह झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी सोरेन जी की तो सरकार है और उनको यहाँ पर बहुमत मिला, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन जी से मेरे अच्छे संबंध थे। जब मैं कांग्रेस पार्टी का अलायंस में मैं एमपी था लोकसभा में, तब शिबू सोरेन जी यूपीए सरकार में मंत्री थे। तो और झारखंड अलग बनाने के लिए शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी नया झारखंड बना है, या ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है और मैंने हमारे शिव ओराम जी है जो आदिवासी समाज के हैं, उनको मेरी पार्टी का अध्यक्ष मैंने बनाया है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये सभी जाति वर्गों में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है। आज मेरी पार्टी 28 राज्यों में काम करती है और नागालैंड में और मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है और अभी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो इसको नेशनल स्टेटस मेरी पार्टी को मिल सकता है। इसी तरह मेरा प्रयत्न जारी है। अभी झारखंड में हमारी पार्टी बहुत मौजूद नहीं है, लेकिन पार्टी बढ़ाने का प्रयत्न हमारा चल रहा है और हमारी पार्टी का मिशन ये है कि सभी दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी लोगों को साथ में लेने का हमारी पार्टी का मकसद है और मुझे नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में वैसा मेरी पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे 3rd टाइम उनके मंत्रिमंडल में मौका मिला है और मेरा मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय मेरा है। मेरे मंत्रालय का जो इस साल का बजट 1,98,447 करोड़ का बजट है और जो 6-7 मंत्रालय है उसमें अपने मंत्रालय का नंबर आता है। इस तरह हमारा काम चल रहा है और आज मैं इस
प्रोग्राम के लिए मैं आया था और मेरी पार्टी का काम चल रहा है। परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो बिल था जिसमें परीक्षा मंडी होना था, तो वो बिल लाने की संभावना है कि नहीं, महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो मैं तुमको जरूर टिकट दे दूंगा मैं। तो अभी महिलाओं के आरक्षण बिल का ऐसा है कि इसके पहले सत्र में 54 वोट से मतलब ये बिल नापास हो गया था, फेल हो गया था। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोगों ने तय किया कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो 2023 में महिला आरक्षण बिल को समर्थन किया था और एक मत से बिल पास हुआ था। लेकिन इस वक्त ये बिल ऐसा आया था कि भाई महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाकर, तो अभी पार्लियामेंट की 543 सीटें है, 545 सीटें, लेकिन 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती है, अपॉइंटेड होती है, और इलेक्शन की सीट 543 होती है। तो इसमें मतलब ये हमने ये बिल लाया था, अमित शाह साहब ने बिल लाया था कि 273 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ाकर 543 में ये ऐड करके 816 सीट, 816 सीट लोकसभा की करने का बिल था। और उसमें डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी, अगर सीट बढ़ानी है तो डिलिमिटेशन आवश्यक था। तो डिलिमिटेशन में यही था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंसी, कई कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, 39 लाख की कुल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका मतलब पॉपुलेशन 50-60 लाख के ऊपर होता है। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि सीटें, हाँ, तो ये थोड़ा राहुल गांधी ने प्रचार किया कि साउथ के लोगों को भड़काया कि नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी। तो नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी मतलब हर स्टेट की सीट बढ़ने वाली थी, 1/3 सीटें जो है हर स्टेट की सीटें बढ़ने वाली थी, लोकसभा की, विधानसभा की। तो इसीलिए मतलब ये बिल फेल हुआ था, 54 वोटिंग हमको कम मिला था। लेकिन अभी ममता बनर्जी के 20 एमपी हमारे साथ आए हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी के 7 एमपी हमारे साथ आए हैं, डीएमके ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, इंडिया आघाड़ी छोड़ दिया है। तो अभी वो क्या करते हैं, अभी वो बात हम करेंगे उनके साथ साथ। तो अभी जो सवाल मैडम ने पूछा है कि इस सत्र में अगर ये बिल आता है तो हम आंकड़े देख कर, क्योंकि अभी दोबारा बिल फेल ना हो, इसीलिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। जो प्रेजेंट वहाँ जो एमपी होते हैं उसमें ये 2/3 मेजोरिटी होगी तो ही बिल पास होता है। और हमारी सरकार 2014 से आई है और एक बिल भी नापास नहीं हुआ था, मतलब फेल नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। और हमको लगा था कि कांग्रेस और ये सब लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको ये बिल पास होने से मोदी सरकार को ज्यादा फायदा होगा, एनडीए को, इसीलिए उन्होंने इस बिल को मतलब फेल किया था। तो अभी आपने जो सवाल किया है, मानसून सेशन में शायद ये बिल आ सकता है और ये बिल पास भी हो सकता है। सर जो वो छात्रवृत्ति मिलती है उसका जो सेंट्रल शेयर है, तो मंत्री जी आप लास्ट टाइम भी आए थे तो बोले थे कि पास है ऊपर इस सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा जो सेंट्रल शेयर है, अभी भी बकाया सेंट्रल शेयर नहीं मिला है, इसके कारण यहाँ ओबीसी स्कॉलरशिप का ऐसा है कि स्कॉलरशिप का जो नियम है उसमें मुताबिक ओबीसी के लिए 2.5 लाख उत्पादन की अट है, वो बढ़ाने की मांग है, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए अनेक ओबीसी बच्चों को उसका फायदा होता नहीं है। लेकिन जिस तरह मेरे मंत्रालय का बजट होता है स्कॉलरशिप का, एससी स्टूडेंट और डीएनटी स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट, तो उनके लिए मतलब ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन स्टेट से हमारे पास वो कॉलेज ने कितने स्टूडेंट अपने पास कॉलेज में है उसका रिपोर्ट हमारे पास आना चाहिए। वो रिपोर्ट आएगा नहीं तो फिर वो पैसे उधर जाते नहीं है। तो पैसे तो हमारे पास होते हैं, हमारा बजट होता है कि 26-27 का देश का बजट 57 लाख करोड़ का है। मैंने मेरे मंत्रालय का बताया। तो अगर तो हमारे पास अगर रिपोर्ट आती है तो हम 60% पैसा हमारे मंत्रालय से देते हैं और 40% पैसा स्टेट का होता है। तो पहले स्कीम ऐसी थी कि 90% पैसा स्टेट का होता था और 10% पैसा केंद्र का होता था। तो हमने फिर ये ध्यान में लाया कि भाई नाम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप है और 90% पैसा स्टेट का होता है, फिर उससे क्या मतलब है।
इसीलिए हमने अभी तो 60% पैसा बढ़ाया है स्टेट भारत सरकार का। लेकिन आपने जो बोला है कि अगर बच्चों को नहीं मिलती नहीं मिली होगी तो ये बात ठीक नहीं है, मतलब उनको मिलनी चाहिए। और बीच में थोड़ा स्कॉलरशिप में कुछ गड़बड़ियां होती थी, तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि स्टूडेंट के खाते में डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो मतलब अगर, लेकिन हमारे पास पूरा रिपोर्ट आना चाहिए स्टेट के तरफ से, जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है या कॉलेज है, तो कॉलेज ने अपने स्कूल के बच्चों के फॉर्म भर के उन्होंने भेजने की आवश्यकता है। वो नहीं भेजी जाएगी तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं जरूर इंक्वायरी करूंगा कि भाई यहाँ क्यों बच्चों को नहीं मिला है। नहीं मिला होगा तो जरूर मैं ध्यान दूंगा। अभी नीट नीट एग्जाम में भी जो भी हुआ ये अच्छी बात नहीं है, मतलब इसका कोई समर्थन करने का विषय बिल्कुल नहीं है। नीट एग्जाम में पेपर फूटी हुई थी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए। तो हमारे महाराष्ट्र में 7-8 लोग जो इसमें थे उनको पकड़े गए, बाकी के स्टेट में भी जो थे वो भी लोग पकड़े गए। तो अभी इसमें मुझे लगता है कि राजनीति करना ठीक नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसी पेपर फूट हुई थी, इसका मतलब हमारे कार्यकाल में ऐसा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल हमारा मानना नहीं है। जो हुआ है बहुत बड़ा गलत हुआ है। लेकिन समाज व्यवस्था में लोग ऐसे हैं कि ब्लैकमेलिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, अभी क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हुआ ये ठीक नहीं है। और जो जिन लोगों ने पेपर फूटी में जिनका हाथ है उनको पकड़ा गया है, उनको कड़ी सजा होगी। और मतलब लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने में कोई अर्थ नहीं है। मतलब खाली कोई भी इशू हो गया तो रिजाइन मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए। अभी इसमें कई स्टूडेंट ने आत्महत्या भी की है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने वाली बात है। लेकिन दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए जरूर भारत सरकार जो है या हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान की, ये बहुत एक्टिव है, हमारा होम डिपार्टमेंट एक्टिव है। और दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। पीएम मोदी भी तो कुछ नहीं बोले, हाँ? बच्चों से पीएम मोदी का भी कोई संवाद नहीं हुआ एग्जामिनेशन से पहले। नहीं नहीं, ये तो आरोप में तथ्य नहीं। जो पैसा जो राज्य का होता है वो पैसा ऑटोमेटिकली आता ही है। जिस तरह अभी रोड डेवलपमेंट का पैसा है तो रुकने का विषय नहीं है, किसानों का पैसा है वो रुकने का विषय नहीं है। और कल अगर हमको हमारी सरकार लानी है तो हम ऐसा वैसा अन्याय करेंगे। लोगों पर अन्याय करने की भूमिका हमारी नहीं है। वैचारिक लेवल पर महागठबंधन एनडीए अलग अलग है, बात ठीक है। लेकिन भविष्य में मतलब हमारी सरकार आ सकती है, इसीलिए पैसा रोकने का विषय नहीं है। अगर एक बार हमारे सोरेन का नाम क्या है? हेमंत सोरेन जो है एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को आकर मिल सकते हैं। मतलब यहाँ कोई विरोधी पार्टी का सरकार और ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री है और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है। तो ये सब जनता के मुख्यमंत्री, जिन हमारे इंडिया को जिन्होंने वोटिंग दिया है उनके भी वो मुख्यमंत्री है। तो एक बार अगर ऐसा कुछ पैसा नहीं आता होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं। और मैं भी इसके लिए कोशिश करूंगा कि ऐसा अगर पैसा रुका होगा तो झारखंड के लिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं भी प्रयत्न करूंगा। माइनिंग मिनरल का भी कैबिनेट विषय पर हो रहा है। हाँ, मतलब अभी तो कब होगा मालूम नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अभी ये जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन अभी 20 तारीख के बाद अभी डेट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन 20 जुलाई के बाद एक डेट अनाउंस हो सकती है और वो 12-13 अगस्त तक, मतलब 15 अगस्त के पहले 2-3 दिन वो अधिवेशन खत्म होता है। तो रीशफल हो सकता है, अनेक नए नए लोगों को इसमें लिया जा सकता है, कुछ लोगों को पार्टी का काम दिया जा सकता है। तो अभी रीशफल में मेरे पार्टी का कुछ विषय नहीं, मैं तो मंत्री रहूंगा। मैं तो, और मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं मिलेगा कि मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा मेंबर नहीं है। इसीलिए मैं यमोस पर मैं खुश हूँ, मतलब ऐसा कुछ मांग करने से मुझे मिलेगा नहीं। तो ठीक बात है। और बाकी की पार्टी एक दो मेंबर वाली पार्टी है उनको भी यमोई सीट में मिला है। इसीलिए मैं कोई इसमें मेरा प्रमोशन होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो लेकिन रीशफल हो सकता है और अनेक राज्यों को उसमें संधि मिल सकती है।
झारखंड सरकार के लिए क्या कहिएगा?